हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वृद्धिशील सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या करें। ठीक है, वृद्धिशील सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी मान लो कि सपोज करो कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी का मालिक चाह रहा है कि उसमें हम क्या करें, वृद्धि करें। तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें से रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, और भी सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि वृद्धिशील सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। सबसे पहले समझेंगे कि वृद्धिशील सिद्धांत क्या है। तो देखिए, वृद्धिशील सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना, यानी कि लाभ को अधिक से अधिक कमाना। ठीक है, या तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय में, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यवसाय हो सकता है, कोई भी दुकान, कंपनी, जो भी व्यवसाय होता है, ठीक है, उसमें लाभ को बढ़ाना। समझ गए, या तो लाभ को अधिक करना, या तो कोई व्यवसाय में लाभ को बढ़ाना। मतलब सीधा सीधी कोई भी व्यवसाय है, कोई भी आपका कंपनी है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें लाभ को अधिक बढ़ाना, वही आपका वृद्धिशील सिद्धांत कहलाता है। वृद्धि करना, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार शिक्षा मंत्रालय के बजट में थोड़ी वृद्धि करती है। मान लो कि जो सरकार है वो शिक्षा मंत्रालय के बजट में क्या करती है, थोड़ा वृद्धि करती है, या तो फिर व्यावसायिक आवश्यकताओं को सख्त करती है, यानी मजबूत करती है। ठीक है, ये पहले से ही लागू नीतियाँ हैं, मतलब ये सब नीति पहले से ही लागू, बस उसे थोड़ा और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ताकि वो क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो इसी को हम लोग वृद्धिशील सिद्धांत कहते हैं। समझ गया, इसका मतलब समझ गया ना। इसका मतलब ये है कि नया से कंपनी को स्टार्ट नहीं करना, बल्कि उसी व्यवसाय में कुछ नया करना, कुछ नया चीज़ें बनाना, नया बेचना, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। नया से नहीं करना, उसी में आगे बढ़ाना। सरकार भी क्या करती है, शिक्षा मंत्रालय के बजट में थोड़ा वृद्धि करती है, या तो कोई भी चीज़ों को, कोई नियम कानून है, या तो फिर कोई भी चीज़ है तो उसको सख्त करती है, मजबूत करती है। क्यों? ताकि वो अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्पादन में वृद्धि से उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाती है। देखिए, अगर मान लो कि मेरा व्यवसाय है और हम उस चीज़ को सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, यानी उत्पादन में वृद्धि करें, तो फिर उसमें सामान भी तो ज़्यादा लगेगा। मान लो कि मेरा शूज़ का दुकान है, ठीक है, जूता का दुकान है, जूता का व्यवसाय है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जूता बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा, कुल लागत भी तो बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जब पैसा मेरा बढ़ेगा तो उसके साथ लाभ भी तो बढ़ जाएगा ना। समझ गया ना। तो अगर आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें चीज़ों को अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अधिक उत्पादन करना पड़ेगा तो अधिक पैसा भी आपका खर्च होगा, लेकिन अधिक पैसा खर्च होगा तो उससे डबल आपका लाभ भी होगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो यही हमारा वृद्धिशील सिद्धांत है। ठीक है, कि वही व्यवसाय में अधिक उत्पादन करो तो थोड़ा सा पैसा बढ़ाना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा और भी आपको लाभ होगा। तो ये हो गया, वृद्धि हो गया आपका इनकम में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं व्यवसाय में व्यवहारिकता, कि व्यवसाय में व्यवहारिकता कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपको गौर से समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको समझना है जो मैं समझा रहा हूँ। सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितना अतिरिक्त उत्पादन करना चाहिए, और अतिरिक्त उत्पादन के लिए कितनी अतिरिक्त लागत आएगी, ये सब चीज़ें शामिल होता है इसमें। ठीक है, वृद्धिशील सिद्धांत में, कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हमें कितना उत्पादन करना चाहिए, और उस उत्पादन के लिए कितना हमको पैसा लगाना चाहिए, ये सब आता है वृद्धिशील सिद्धांत में। ठीक है, आगे देखिए, वृद्धिशील अवधारणा या तो वृद्धिशील सिद्धांत एक ही है। ठीक है, वृद्धिशील सिद्धांत में लागत और राजस्व, लागत मतलब जो हम पैसा लगाते हैं, और राजस्व का मतलब होता है जो उससे हमें इनकम होता है, जो हमें फायदा होता है। ठीक है, तो वृद्धिशील अवधारणा में लागत और राजस्व पर निर्णय विकल्पों के प्रभाव का अनुमान लगाना शामिल है, जिसमें कीमतों, उत्पादनों, प्रक्रियाओं, निवेशों या निर्णयों में जो भी कुछ दांव पर लगा हो में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ लागत और कुल राजस्व में होने वाले परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, वृद्धिशील तर्क के दो बुनियादी घटक है। देखो, इसका मतलब क्या है, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, वृद्धिशील सिद्धांत में एक लागत होता है और एक राजस्व होता है। ठीक है, लागत मतलब हम पैसा लगाते हैं, और राजस्व मतलब जो हमें पैसा आता है। ठीक है, और इसमें उसका कीमत क्या है, उत्पादन कितना हुआ, इसका प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसका निवेश कितना हुआ, ठीक है, कितना आया कितना गया, यही सब चीज़ें होता है शामिल। ठीक है, अब ये सब चीज़ों को हमें क्या करना, बढ़ाना है। ये सब चीज़ों को क्या करना है, बढ़ाना है हमको। तो इसका कुल लागत भी बढ़ जाता है, तो उसी के साथ उसका जो कुल राजस्व है, यानी जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो भी बढ़ जाता है। यानी कुल लागत में भी परिवर्तन और कुल राजस्व में भी परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन का मतलब समझ गए कि अगर कोई भी चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कुल लागत में भी बढ़ जाता है। जहाँ मेरा 10 रुपये खर्चा होता था वहाँ 15 खर्चा होगा, लेकिन वहीं कुल राजस्व में भी वृद्धि होगा। जहाँ मुझे 10 रुपये फायदा होता था वहाँ 15 रुपये भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया इस पॉइंट में। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि वृद्धिशील तर्क, यानी जो वृद्धिशील सिद्धांत है उसका दो घटक है। एक वृद्धिशील लागत, यानी कि जितना आप लगाओगे वृद्धिशील राजस्व उतना ही आपको राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि फायदा होगा। ये वृद्धिशील सिद्धांत का दो ही एक घटक आपको याद रखना है, वृद्धिशील लागत लगाओ, उसके बाद वृद्धिशील राजस्व आपको राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वृद्धिशील लागत क्या, वृद्धिशील राजस्व क्या। मैंने आपको तो बता दिया। वृद्धिशील लागत को किसी विशेष निर्णय के परिणाम स्वरूप कुल लागत में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब समझ गए कि वृद्धिशील लागत क्या है, कि किसी भी चीज़ में जो कुल लागत लगता है, कुल लागत में होने वाले परिवर्तन, मतलब जहाँ पहले कुल लागत 10 रुपये लगता था, अब कुल लागत 15 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो कुल लागत में जो परिवर्तन हो जाता है ना, वही हमारा वृद्धिशील लागत होता है। ठीक है, और वही कुल राजस्व में जो परिवर्तन होता है, पहले जहाँ हमको 15 रुपये फायदा होता था, अब हमको 20 रुपये फायदा हो रहा है, तो कुल राजस्व में परिवर्तन आ गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धिशील राजस्व। और इसी पर वृद्धिशील सिद्धांत डिपेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धिशील सिद्धांत को इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई निर्णय लाभदायक होता है। देखिए, वृद्धिशील सिद्धांत में निर्णायक आपका लाभदायक तभी होगा जब ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया कि वृद्धिशील सिद्धांत तभी आपका लाभदायक होगा, नहीं तभी आपको लाभ पहुँचाएगा जब इसमें लागत की अपेक्षा राजस्व में अधिक वृद्धि होगा। यानी लागन आपको 10 रुपया लगाए तो उससे राजस्व अधिक होगा, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, है ना। लागत की अपेक्षा राजस्व जो आपको फायदा हो रहा है वो अधिक होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, यह कुछ लागतों को अधिक हद तक कम करता है। वृद्धिशील सिद्धांत जो होता है ना, वो कुछ लागतों को, जो आपका पैसा लग रहा है ना, उसको कुछ हद तक कम करता है। कुछ हद तक कम कैसे करता है? जैसे मान लो कि हम जूता का फैक्ट्री है मेरा, तो पहले 10 जूता बनाते थे तो कम पैसा कमाते थे, अब हम 15 जूता बनाएंगे तो हमको अलग से थोड़ी ना मशीन बैठाना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन मशीन तो मेरा वही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, लागत थोड़ा कम होता है, लेकिन जूता का दाम तो हम सभी से ले लेंगे ना 50-50 रुपये। ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये जो अलग से हम जूता बनाए वो उसी मशीन में बन गया तो इसका पैसा कम दे दीजिए, ऐसा नहीं। जूता हम जो बेचेंगे उसका सभी का दाम सेम लेंगे, लेकिन मुझे लगाने में थोड़ा सा पैसा बच गया, है ना। तो यह कुल लागतों को अधिक हद तक कम करता है, जो लागत होता है वो कुछ हद तक कम करता है, जबकि अन्य को बढ़ाता है। अन्य को मतलब जो हमें राजस्व प्राप्त होता है, फायदा होता है, वो उसको बढ़ा देता है। इसमें कुछ राजस्व में अधिक वृद्धि होती है, यानी कि हमें जो पैसा इनकम होता है ना उसमें अधिक वृद्धि होती है, जबकि अन्य में कमी होती है, जबकि लागत में कमी होती है। उसी को पलट दिया गया बात। ठीक है, चौथा, इससे राजस्व की तुलना में लागत में अधिक कमी आती है, यानी कि राजस्व की तुलना में लागत, यानी कि जो हमें फायदा होता है ना उससे कहीं ना कहीं लागत कम ही लगता है। ठीक है, लागत ज़्यादा नहीं लगता है ना, तो हम नुकसान में चले जाएंगे। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ, जो कि आपको ये सेम चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये उदाहरण क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये उदाहरण में बस ये चीज़ बताया गया, ये उदाहरण लिया गया कोई एक दुकानदार से, ठीक है, व्यवसाय से। एक जो हम लोग गाँव में कोई दुकान होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं दूर ना खरीद करके अगर हमारे गाँव के पास ही घर के बगल में, तो वहाँ से दुकान खरीदना, उस दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं। पेट्रोल मेरा जलेगा, समय भी बर्बाद होगा, तो क्यों ना 2 रुपये हम यहीं पे एक्स्ट्रा दे दें, पेट्रोल भी का दाम, और ये जो मेरा समय बचेगा वो तो हमारा कम से कम अपना बचेगा ना, तो हम यहाँ खरीदना चाहेंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये एग्जाम्पल किस पे बैठता है? वृद्धिशील सिद्धांत पे। मान लीजिए किसी फार्म को 3000 रुपये का अतिरिक्त राजस्व लाने वाला ऑर्डर मिलता है। इस ऑर्डर से उत्पादन की लागत है, देखिए कोई फार्म है आपका, कोई भी चीज़ सामान बनाने वाला फार्म है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक 3000 रुपया अतिरिक्त राजस्व, यानी कि 3000 तक का कोई आपको एक मतलब कोई चीज़ बनाने का मिलता है। ठीक है, आप तभी बनाओगे जब आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये उत्पादन इस प्रकार है। देखो, मान लो कि आपको लेबर खर्चा 800 रुपये पड़ गया, और जो वस्तु सामग्री जो उसमें लगा वो 1300 रुपये पड़ गया, और ओवरहेड्स आपको 1000 पड़ गया। ठीक है, ये ओवरहेड्स क्या होता है दोस्तों? लेबर मतलब वही जो मजदूर लोग काम करते हैं, सामग्री मतलब जो सामान उसमें लगता है। ओवरहेड्स का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी मालिक है वो ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, तो मशीन को उसको ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। तो मशीन को जब ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा ऑयल भी तो खर्चा होगा। मान लो पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, तो ज़्यादा डीजल की खपत भी होगा। तो ज़्यादा देर तक कर्मचारियों को रखना भी पड़ेगा, तो कर्मचारियों को जहाँ 10,000 मिलता था वहाँ कुछ पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है ना, एक कंपनी के मालिक के ऊपर जाता है, उसी को बोलते हैं ओवरहेड्स। तो मान लेते हैं कि ओवरहेड्स 1000 रुपये पड़ गया, और विक्रय एवं प्रशासन व्यय में 700 रुपये पड़ गया, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, तो ये सब जो बीच रास्ते में होता है वो 700 रुपये पड़ गया। पता चला कि पूरा कीमत हमारा 3800 रुपये हो गया, जबकि मेरा ये बजट कितना का था? 3000 का था। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो ऐसा लफड़ा हम क्यों पड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, पहली नज़र में यह ऑर्डर लाभहीन प्रतीत होता है। लाभहीन मतलब मुझे हानियाँ प्राप्त होता है,
लाभहीन का मतलब होता है हानि, ठीक है। तो पहली बार में मुझे ऐसा देखने पर लग रहा है कि अगर इतना पैसा खर्चा करेंगे तो मुझे तो हानि होगा। लेकिन मान लीजिए कि फर्म के पास कुछ निष्कर्षीय क्षमता है जिसका उपयोग नए ऑर्डर के लिए उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, मौजूदा श्रम का अधिक कुशल उपयोग हो सकता है और कोई अतिरिक्त बिक्री और प्रशासन व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, तब ऑर्डर स्वीकार करने की वृद्धिशील लागत होगी। मतलब यहाँ पे ये सीधा सीधा ये बताया गया कि पहले नज़र में मुझे ऐसा लग रहा है कि हानि होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में इसमें सुधार करके हम इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए। अब हम सर मान के वही मजदूर लोगों को 600 रुपये देते हैं, सामग्री 1000 का ही लगाते हैं और ओवरहेड्स 800 रुपया का ही लगाते हैं, ठीक है। तो कुल वृद्धिशील लागत मेरा कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो गया। और मुझे मिला था टोटल कितना का, 3000 का मिला था। अभी भी मेरे को 600 फायदा हो रहा है। अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे ना तब मुझे फायदा होगा, ठीक है। तो वृद्धिशील तर्क से पता चलता है कि फार्म को 600 रुपये का शुद्ध लाभ होगा, ठीक है। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि इससे 800 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। आदेश को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम आदेश को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि 600 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया आपका, जो एक छोटा दुकान को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। एक छोटा दुकान के लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ को हम पूरा पढ़ते हैं, एक ही बार में आपको हम समझा देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधारण स्थिति वृद्धिशील विश्लेषण या तो वृद्धिशील सिद्धांत एक उदाहरण प्रदान करती है, ठीक है। एक कर्मचारी के बारे में सोचें जो काम छोड़कर घर जा रहा है। किराने का सामान ज़रूरी है और काम की जगह से घर के रास्ते में किसी स्टोर पर थोड़ी ज़्यादा कीमत पर खरीदा जा सकता है, या घर से 3 मीटर दूर पर किसी स्टोर पर गाड़ी चलाकर कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। कर्मचारी घर के रास्ते में किराने का सामान खरीदने का फैसला करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वृद्धिशील आतरा लागत शामिल नहीं है और किराने के सामान की कीमतों में वृद्धिशील अंतर उस मूल्य से कम होगा जो कर्मचारी अधिक दूर की दुकान तक गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक समय और अन्य लागतों पर लगाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कर्मचारी जो अपने घर जा रहा है और वो उसको किराने का सामान लेना है, ठीक है। तो किराने का सामान लेने के लिए वो घर आता है। अब वो क्या करेगा, किराने का सामान अगर मान लो घर आता है किराने का सामान लेना, अगर वो दूर मार्केट जाएगा लेने के लिए तो उसको ज़्यादा समय भी लगेगा और उसकी लागत भी तो लगेगा, जिस चीज़ से वो जा रहा है सो तो 2 चीज़ लगेगा। तो दुकान में थोड़ा सा जो मार्केट में जाएगा तो सस्ता मिलेगा, लेकिन उसको पेट्रोल जला करके समय दे करके जाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर 2 रुपये ज़्यादा अगर देना पड़ रहा है, घर के बगल में ही अगर दुकान है तो वहाँ पर वो खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि उसका मान लो कि पेट्रोल जाने का जो खर्चा था वो मान लो कि लग गया, लेकिन समय तो कम से कम बच गया ना। समय तो बचता है ना, क्योंकि घर के पास दुकान जो बेचते हैं लोग वो हमारा पेट्रोल का ही दाम जोड़ते हैं, तो हमारा समय बचता है ना, तो हम लोग घर के पास ही खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस जो यानी कि जो दुकानदार था उसको क्या हो गया, फायदा हो गया, और हमें भी क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक वृद्धिशील सिद्धांत इसी को जोड़ा गया, यही एक वृद्धिशील सिद्धांत है। दुकानदार को भी फायदा हुआ वहाँ से आया और हमें भी फायदा हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।